नमस्कार। आज हम एमए पूर्वार्ध हिंदी साहित्य के चतुर्थ प्रश्न पत्र के अंतर्गत जनवादी कहानी की प्रवृत्तियों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछले अध्याय में हमने जनवादी कहानी की पृष्ठभूमि और उसके नामकरण के विषय में जानकारी प्राप्त की थी तथा जनवादी कहानी और कहानीकारों के बारे में भी हमने जाना था। आज हम जनवादी कहानी की प्रवृत्तियों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। जनवादी कहानी की प्रवृत्तियों को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। उसमें प्रथम है प्रेमचंद की कहानी परंपरा का विकास। नई कहानी से लेकर अकहानी तक अनुभव की प्रामाणिकता का और अद्वितीयता का जो दौर हिंदी में चला था, उसने एक खास किस्म के अनुभववाद के तहत गलत अनुभवों का ऐसा जाल रचने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जो यथार्थ के केंद्र से सामान्य को हटाकर असामान्य को प्रतिष्ठित और गौरवान्वित कर रही थी। ज्ञानरंजन काशीनाथ सिंह ने अपनी कहानियों के द्वारा यह कार्य किया और इस सिलसिले को रमेश उपाध्याय, असगर वजाहत, नमिता सिंह, स्वयं प्रकाश, हेतु भारद्वाज जैसे कहानीकारों ने आगे बढ़ाया। पिछले 2 दशक में कहानी फिर से व्यापक यथार्थ के बीच गई है और अपना जनवादी स्वरूप गढ़ रही है। उसने पुनः अपने को प्रेमचंद की परंपरा से जोड़ा है और प्रेमचंद की परंपरा से जुड़ने का अर्थ प्रेमचंद की कहानी में लौट जाना नहीं है, बल्कि प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ाना है। कहने का तात्पर्य है कि जनवादी कहानी प्रेमचंद की कहानी परंपरा का विकास है। दूसरा बिंदु है कथ्य मध्यम वर्ग का जीवन, यानी कथ्य में मध्यम वर्ग के जीवन को महत्व दिया गया है। प्रेमचंद की अधिकांश कहानियों का कथ्य मध्यम वर्ग का जीवन है, किंतु उनका मध्यम वर्ग सर्वहारा के अधिक निकट है, क्योंकि मध्यम वर्ग को अगर शक्ति मिल सकती है तो अगर वह शक्ति दे सकता है तो केवल सर्वहारा वर्ग को। जनवादी कहानी का सर्वाधिक बल मध्यम वर्ग तथा सर्वहारा द्वारा किए जा रहे शोषण के विरुद्ध संघर्ष पर है। यह संघर्ष बहुआयामी है। जनवादी कहानी में मध्यम वर्ग के कई आयाम खुलते हुए दिखाई देते हैं। मध्यम वर्गीय संस्कारों से मोहभंग, आत्मलोचना, सामाजिक विसंगतियों के प्रति तीव्र असंतोष और सर्वहारा के निकट जाने की लालसा। फेंस के इधर और उधर ज्ञानरंजन की जो कहानी है, उसमें मध्यम वर्गीय संस्कारों की जकड़न के टूटने की पीड़ा का वर्णन है। हेतु भारद्वाज की जो कहानी है विश्वास, उसमें एक मजदूर के अंधविश्वास के टूटने की वेदना के साथ उच्च वर्ग की मानसिकता पर चोट किया गया है। तो इस प्रकार से कथ्य जो है वो मध्यम वर्गीय जीवन से संबंधित है। तीसरा बिंदु है संघर्षरत पात्र निर्णय लेने में सक्षम, यानी जनवादी कहानी के जो पात्र हैं वो बड़े संघर्षरत रहते हैं और अपने संघर्ष में निर्णय लेने के लिए वो सक्षम भी होते हैं। वे अपने संघर्ष की दिशा को अच्छी तरह से समझते हैं। जनवादी कथाकार जीवन मूल्यों के संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए कृत संकल्प है। भैरव प्रसाद गुप्त की हनुमान कहानी का नायक साधारण मजदूर है, पर वह अपने अधिकारों के प्रति पूर्ण सजग और संघर्षरत है।
वह पूंजीवादी व्यवस्था से टक्कर लेता है, किंतु जनवादी कहानी यह भी बताती है कि मजदूर की यह लड़ाई उनके अपने अंतर विरोधों से ही कमजोर होती है। विजयकांत की पहली हार कहानी में मजदूरों की हड़ताल टूटने को है, किंतु वहां तमाम कठिनाइयों के बावजूद मजदूर अन्याय और शोषण उत्पीड़न के विरुद्ध एकजुट हैं। हेतु भारद्वाज की गलत इतिहास कहानी का नायक रामस्वरूप मजदूरों की विवशता से परिचित है तथा वह हड़ताल तुड़वाने में नेता बस्ती राम की झूठी मध्यस्थता से व्यथित है। रमेश उपाध्याय की कल्प वृक्ष, आनंद भारती की शनिचरा, नमिता सिंह की समाधान आदि कहानियों में मजदूरों की संघर्षशीलता का सफल चित्रण हुआ है। अगला बिंदु है अनुभव और विचार का सामंजस्य। जनवादी कहानी श्रमजीवी वर्ग के प्रति सहानुभूति रखती है। इसका कारण यह है कि यह मार्क्सवादी विचारधारा से संबद्ध है। जनवादी कहानीकार विचारधारा को अपने अनुभव का अंग बना करके कहानी रचना करता है। काशीनाथ सिंह की सुधीर घोषाल, मनमोहन की घर, ज्ञान रंजन की बहिर्गमन, नीरज सिंह की दूसरा आदमी, स्वयं प्रकाश की सूरज कब निकलेगा, हेतु भारद्वाज की बूढ़ी आग आदि कहानियां ऐसी हैं जिनमें अनुभव और विचार का सामंजस्य जीवन की समस्याओं के संदर्भ में देखा जा सकता है। अगला बिंदु है मूल्यों के लिए संघर्षरत चरित्र। व्यक्तिगत स्तर पर सत्य, ईमानदारी, परहित आदि मूल्यों के लिए संघर्षरत चरित्र भी जनवादी कहानी में उपलब्ध है। नीरज सिंह की चक्रव्यूह टूटेगा का थाना प्रभारी सेठ और ठाकुर दोनों से टकराता है। जनवादी कहानी यह भी स्पष्ट करती चलती है कि पूंजीवाद, साम्राज्यवाद और सामंतवाद से संघर्ष करने के लिए तथा जीवन मूल्यों की रक्षा करने के लिए किसान और मजदूरों को संगठित होना आवश्यक है। हेतु भारद्वाज की डीजल कहानी का हीरा सारे किसानों को संग करके सत्ता से संघर्ष करता है। आनंद भारती की शनिचरा कहानी में शनिचरा के उत्पीड़न पर अनेक शोषित लोग संगठित होकर के उठ खड़े होते हैं। मार्कंडेय की बीच के लोग कहानी में नई पीढ़ी अन्याय के विरुद्ध एकजुट हो जाती है। वहाँ नई पीढ़ी खेत जोतने वाले किसान का पक्ष लेती है और जमींदार का विरोध करती है। संजीव की अपराध कहानी आज की समूची न्याय व्यवस्था पर प्रहार करती है और मानव अधिकारों के लिए हिंसक कार्यों में रत युवकों को अपना समर्थन देती है। लेकिन कुछ अपवादों को छोड़कर जनवादी कहानियों में व्यक्त वर्ग संघर्ष हिंसक नहीं है, लेकिन वह बिल्कुल अहिंसक भी नहीं है। उसमें उग्रता और आक्रामकता भरपूर है, लेकिन वह बौद्धिक समझ से अनुशासित है। अगला बिंदु है मार्क्सवादी विचारधारा का पोषण। जनवादी कहानी वैचारिक दृष्टि से मार्क्सवादी विचारधारा का पोषण करती है, किंतु वह विचारधारा को रचनाकार के अनुभव का अंग बनाकर अभिव्यक्त करती है। वहाँ विचारधारा की अनुभव से अलग सत्ता नहीं है। जनवादी कहानी किसान और मजदूर के संघर्ष की कहानी है। जीवन के यथार्थ के संदर्भ में सत्य की पराजय दिखाकर भी सत्य की ओर आकर्षित करने का कार्य जनवादी कहानी करती है।
जनवादी कहानी पाठक को दिशा देती है, उसमें आशा का संचार करती है, क्योंकि जनवादी कथाकार को जीवन की प्रगतिशील शक्तियों पर पूरा विश्वास है और लेखक परिवेश और पात्रों के प्रति ईमानदार है। अंतिम बिंदु है आम आदमी के बोलचाल की भाषा। जनवादी कहानी ने अपने आसपास की दुनिया से अपना सच्चा रिश्ता स्थापित किया है। इसके लिए उसने सबसे पहले जादूगरी भाषा को तिलांजलि दे दी है। सीधी सादी, क्रूर, फूड और बिल्कुल सामान्य भाषा के मुहावरे कहानी में आने लगे। जनवादी कहानी की भाषा आम आदमी की बोलचाल की भाषा है, क्योंकि चारों ओर जो बिखरा हुआ है वही कहानी का मसाला है। पात्रों की कमी नहीं है, शिल्प के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। कथ्य का अपना शिल्प होता है और उसी को रखते चले जाते हैं तो शिल्प निर्मित हो जाता है। किसी प्रकार का चमत्कार दिखाना कहानी का कार्य नहीं है। तात्पर्य यह है कि आम जीवन को उसी भाषा में अभिव्यक्त करने का कार्य जनवादी कहानी करती है। इस प्रकार जनवादी कहानी ने एक ऐतिहासिक कार्य किया है कि उसने हिंदी कहानी की विकास परंपरा को प्रेमचंद से जोड़ते हुए रेखांकित कर हिंदी कहानी की सच्ची परंपरा को समृद्ध किया है। अतः यह एक संकीर्ण आंदोलन न होकर हिंदी कहानी का एक व्यापक आंदोलन है, जिसकी जड़ें जीवन और इतिहास में विद्यमान है। अब हम देखेंगे निष्कर्ष। अपनी समस्त उपलब्धियों के बावजूद जनवादी कहानी फार्मूलेबाजी की शिकार होकर रह गई। विचित्र स्थिति यह हुई कि मजदूरों के जीवन की समस्याओं और परिवेश की जानकारी के बिना कुछ लेखक एक बार फिर स्टीरियोटाइप मजदूरों को कहानी में लाने लगे। किसान जीवन का क ख ग न जानने वालों ने भूमिहीन किसानों पर लिखते लिखते कलम तोड़ दी। इस प्रकार किसान मजदूरों पर लिखी जाने वाली हर कहानी जनवादी कहानी होगी, इस भ्रामक धारणा ने अनेक बनावटी कहानियों को जन्म दिया। भैरव प्रसाद गुप्त की हनुमान, रमेश उपाध्याय की राजमार्ग कहानियां ऐसे ही उदाहरण है, जिनमें आम आदमी का संघर्ष है, पर वह संघर्ष कहीं भी मन को छूता नहीं है, क्योंकि यह सोचा समझा संघर्ष है। जनवादी कहानी ने कथ्य के स्तर पर अपने आप को किसान और मजदूरों से जोड़ा, जिससे जीवन का व्यापक क्षेत्र उससे वंचित रह गया। प्रेम, नारी जीवन, बाल क्रीड़ा, प्रकृति आदि का चित्रण जनवादी कहानी में अपेक्षाकृत कम हुआ है। विचार पर अधिक बल देने के कारण जनवादी कहानी शिल्प के स्तर पर कमजोर प्रमाणित हुई है। मुख्यतः विचारों पर दृष्टि रहने से कुछ जनवादी कहानियां रपट मात्र बनकर रह गई हैं। कलात्मकता का उनमें अभाव है। इन सब के बावजूद जनवादी कहानी ने हिंदी की मुख्य धारा के विकास से अपने को जोड़कर एक ऐतिहासिक कार्य किया है। शोषित वर्ग के पक्ष में लड़ाई लड़कर हिंदी कहानी में अपनी अलग पहचान बनाई है। आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।